So we'll continue with the same chapter, depreciation, and one new topic we'll start today, that is when provision for depreciation account is maintained. इससे पहले हम जो सम्स हमने किए दोनों मेथड से किए, हमने वहां पे ये वाला अकाउंट नहीं कभी खोला ना, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जो हमने खोला दैट वाज डेप्रिसिएशन अकाउंट, है ना। यहाँ पे डेप्रिसिएशन अकाउंट भी खुलेगा और साथ में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी खुलेगा। अब इसका मीनिंग बताने के लिए मैं आपको एग्जांपल एक लेता हूँ, एग्जांपल के साथ करेंगे तो मीनिंग ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम एसेट को परचेज करने के बाद उसको हर साल डेप्रिशिएट कर रहे थे और हर साल उसको हम रिकॉर्ड कर रहे थे एट इट्स रिड्यूस्ड वैल्यू, ऐसे कर रहे थे। सपोज 1 लाख की एसेट है एंड द मेथड इज से फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, दैट इज ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, एंड द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज से अगेन 10%। सेम एग्जांपल ले रहे हैं, तो पहले साल माइनस किया 10,000, ये आपका आ गया 90,000 रुपये। दूसरे साल 90 में से माइनस किया 10,000, ये आपका आ गया 80,000। तीसरे साल हमने 80 में से माइनस किया 10,000, ये आपका आ गया 70,000। दिस इज रिड्यूस्ड वैल्यू, 90,000, 70,000, 80,000, 60, 50, जितना भी आगे चलेगा, राइट। अब उसके बाद सपोज एसेट को हम सेल कर देते हैं। सपोज मैंने थर्ड ईयर के एंड में जाके एसेट को सेल कर दिया, फॉर एग्जांपल ₹50,000 पे कर दिया, लॉस कितना आया 20,000। मैंने बुक वैल्यू के साथ सेल प्राइस को कंपेयर किया, मैंने प्रॉफिट या लॉस निकाल लिया, लॉस आ गया मेरा 20,000। सारा कुछ सेम रहेगा, डिफरेंस क्या है, जो मैं डेप्रिसिएशन यहाँ माइनस कर रहा था पहले, है ना, उसको अब मैं माइनस नहीं करूंगा, उसको मैं चार्ज कर लूंगा, लगा लूंगा, मैं कैलकुलेट कर लूंगा, लेकिन मैं एसेट की वैल्यू से माइनस नहीं करूंगा, मैं उसको अलग रखता रहूंगा। जहां मैं अलग रखूंगा दैट अकाउंट इज नोन एज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। एसेट विल कंटिन्यू टू अपीयर एट इट्स ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस, जितने की ली थी एसेट उतने की ही रहेगी बुक्स में, उतनी पे ही अपीयर होगी, और जो डेप्रिसिएशन है वो माइनस नहीं की जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि एसेट की वैल्यू कम नहीं हो रही है, एसेट की वैल्यू कम हो रही है, लेकिन हम कम करके दिखा नहीं रहे। हम 10,000 कहीं और रखेंगे, अगली बार 10 हो जाएगा, हम 20 उसमें रखेंगे इस अकाउंट में, अगली बार होगा हम 30 रखेंगे। अब इसमें एग्जांपल को मैं चेंज कर रहा हूँ, ये हम कर रहे थे पहले जब हम ये वाला अकाउंट नहीं मेंटेन कर रहे थे। सपोज आज हम जब ये वाला अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, तो ये है आपकी एसेट की वैल्यू, मशीनरी। इस पे मैंने 10% के हिसाब से इसको डेप्रिशिएट किया, कितने रुपीज आए 10,000। मैं यहाँ नहीं माइनस कर रहा हूँ, मैं इसको अलग अकाउंट में बना रहा हूँ, दैट अकाउंट इज नोन एज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ, आप लोगों ने यूज नहीं करनी है। शॉर्ट फॉर्म्स आर एक्सक्लूसिवली मेंट फॉर टीचर्स, वी हैव अ कॉपीराइट ओवर दीज शॉर्ट फॉर्म्स। जो आपके पास ऑप्शन है शॉर्ट फॉर्म्स की, एक डेबिट क्रेडिट की ऑप्शन है, एक आपके पास वो बैलेंस लिखते हो ना, ब्रॉट डाउन B/D, C/D, बस वो तक ही है, उसके बाद कोई आपके पास ऑप्शन नहीं। सारा कुछ आपने, डोंट आस्क मी सर बिल रिसीवेबल पूरा लिखना पड़ेगा, मैंने पहले ही बता दिया है आपको कि आपके पास दो ही ऑप्शन है, बैलेंस BD/CD और एक DR डेबिट CR क्रेडिट, बस। इसके अलावा कोई वर्ड आए आपको एग्जाम में पूरा लिखना पड़ेगा, नहीं तो मार्क्स कटते हैं, ठीक है। कोई मतलब इसके अलावा पूछने की जरूरत नहीं है, जो हम लिख रहे हैं वो हम सिर्फ टाइम सेव करने को लिख रहे हैं कि हमें बार बार पूरी चीज ना लिखनी पड़े, बात आपको समझाने की, ठीक। मैंने 1 लाख की एसेट को मैंने 10,000 से डेप्रिशिएट किया 10% के हिसाब से, मैंने यहाँ माइनस नहीं किया, मैंने यहाँ अलग रख दिया। अगर कोई मेरे से पूछे कि एसेट की वैल्यू कितनी है, मैं बोलूंगा कि 1 लाख माइनस 10,000 90,000, मैं माइनस नहीं कर रहा हूँ। तब मैं एक अकाउंट मेंटेन कर रहा था एसेट अकाउंट, अब मैं दो मेंटेन कर रहा हूँ। अगली बारी एसेट की वैल्यू स्टिल इट विल बी ₹1 लाख, अगली बारी मैंने 10,000 और किया चार्ज, मैं यहाँ कितना हो गया 20,000। 10 पिछला पड़ा था, 10 और आ गया, 20 हो गया। आज कोई मेरे से पूछे एसेट की वैल्यू क्या है, आई से 1 लाख माइनस 20,000 80,000, वैसे भी 80 बनती थी। थर्ड ईयर जाके मेरी एसेट की फिर वैल्यू जो बुक्स में लिख रहा हूँ मैं 1 लाख, डेप्रिसिएशन 20 पहले पड़ी थी, 10 और आ गई 30,000। एसेट की वैल्यू क्या है 70,000, 1 लाख, 1 लाख वाज द कॉस्ट प्राइस, इससे चलता है पता कॉस्ट प्राइस क्या है एसेट का, माइनस प्रोविजन 30,000 मींस 70,000। तो ये जो डेप्रिसिएशन अकाउंट अमाउंट को हम प्रोविजन अमाउंट में अकाउंट में ऐड किए जा रहे हैं, ये करना कब तक है, ये तब तक करना है जब तक एसेट सेल नहीं हो जाती। जब सेल हो जाएगी सारी की सारी डेप्रिसिएशन को इकट्ठा माइनस कर देंगे,
इकट्ठा माइनस कर देंगे। सपोज मैं यहाँ पे सेल कर रहा हूँ तो मैं क्या करूंगा, 1 लाख माइनस 30,000 70,000, 70,000 को मैं सेल प्राइस से कंपेयर करके मैं आपका प्रॉफिट या लॉस जो भी आएगा निकालूंगा। पहले भी यही कर रहा था, पहले मैंने 10 करके 3 बारी माइनस किया, अब मैं 10 करके तीनों माइनस नहीं किया, मैंने उसको 10 20 30 करता रहा। जब वो 30 होगी मींस एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ एसेट मैंने डेप्रिसिएशन अकाउंट सारी इकट्ठी माइनस करनी है, एंड आई हैव टू ब्रिंग दैट एसेट व्हिच आई एम सेलिंग टू इट्स बुक वैल्यू, रिटर्न डाउन वैल्यू। उसके बाद मैंने कंपेयर करना है। डिफरेंस क्या रहा, पहले हम 10 करके हर बार माइनस कर रहे थे, अब हम 10 करके माइनस नहीं करेंगे, अब हम 10 कहीं रखते रहेंगे, जब सेल करेंगे तब जाके माइनस करेंगे। अगर सपोज मैं ये 5वें साल सेल करता तो मेरा ये 50,000 बन जाता, वहां मैं 5 बार 10,000 माइनस करता, यहाँ मैं 5 बार 10,000 माइनस नहीं कर रहा हूँ, मैं इकट्ठा 50,000 माइनस कर रहा हूँ। कंसेप्ट समझ आ गया। बट प्रॉब्लम ये है कि ये हमने करना कैसे है, ये तो समझ आया ना, इसकी एंट्रीज पास करके करना है। कंसेप्ट समझ आ जाता है, कंसेप्ट की प्रॉब्लम नहीं है, ये समझ आ गया है। अब इस चीज को अकाउंट्स में कैसे दिखाना है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है इसकी, इससे जो हमने एंट्रीज लिखी थी वो एक आध तो एंट्री चेंज हो जाएगी, एक आध एंट्री बीच में ऐड हो जाएगी। ठीक है, एंट्रीज याद है हमने कौन कौन सी, फर्स्ट पेज निकालना, जहां हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तब हमने एंट्री लिखी होंगी कहीं ना कहीं। और जो नई नोटबुक पुरानी नोटबुक ढूंढ रहे हैं ना, आप कोशिश किया करो कि अगर आपके थोड़े पेजेस रह गए हैं तो नया चैप्टर अगर हो नई नोटबुक पे किया करो, वो पेजेस कहीं ना कहीं काम आ जाने हैं, आपने रिवीजन करनी है ना, वहां पे काम आ जाएंगे। ठीक है, अगर 5 7 10 पेजेस रह गए छोड़ दिया करो उस नोटबुक को, नया चैप्टर नई नोटबुक में किया करो, क्योंकि चैप्टर ये तो है नहीं कि 2 4 पेजेस का होगा, चैप्टर आपका आराम से 50 60 पेज ले जाएगा, मतलब है ना। ठीक है, तो अगर आपके 5 7 10 पेज रहते हैं उसको छोड़ के नया चैप्टर नई नोटबुक पे किया करो। ठीक, अब देखिए आपने एंट्री जो लिखी थी वो क्या थी, फर्स्ट एंट्री कौन सी थी, फॉर एसेट परचेज, एंट्री नंबर 1 वाज फॉर एसेट परचेज। एंट्री लिखनी है, अब आपने चेंज हो गई एंट्री फॉर परचेज ऑफ एसेट। क्या थी वो, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, सेम। नाउ डोंट राइट सेम वर्ड, यू विल राइट द एंट्री एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, है ना, ये समझाने के लिए, याद रखने के लिए है, लेकिन आप पूरी एंट्री लिखोगे। उसके बाद की क्या थी एंट्री, कौन सी कर रहे थे, और चार्जिंग डेप्रिसिएशन, और चार्जिंग डेप्रिसिएशन अकाउंट, इसकी एंट्री क्या थी, डेप्रिसिएशन डेबिट टू एसेट। अब ये चेंज हो जाएगी, नाउ द एंट्री विल बी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, टू एसेट नहीं, क्योंकि अगर टू एसेट कर देंगे तो उस केस में एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी। एसेट क्रेडिट करना मतलब एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो जाना, है ना। हमने टू एसेट नहीं करना, टू एसेट करने से पिछला मेथड बन जाएगा। हम क्या करेंगे, एसेट हमारी 1 लाख डेबिट हो गई है, अब जो 10,000 रुपीज जो हम डेप्रिशिएट कर रहे हैं एसेट को, वो हम एक नए अकाउंट में कर रहे हैं, टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, हमारी लायबिलिटी रहेगी, क्रेडिट हो रही है ना, क्रेडिट मीन्स लायबिलिटी 10,000 के साथ। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री कौन सी थी, फॉर क्लोजिंग डेप्रिसिएशन अकाउंट, इट विल रिमेन सेम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसके बाद कौन सी थी, सेल की, सेल की एंट्री आ गई। यहाँ पे एक एडिशन होगी, सेल करने से पहले क्या करेंगे हम, नो डाउट एसेट को डेप्रिशिएट करेंगे, सेल वो तो करते ही हैं हम, करंट ईयर की एसेट को डेप्रिशिएट करते हैं। यहाँ पे हम अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम एसेट को उसके प्राइस पे लेके आएंगे, उसकी बुक वैल्यू पे लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे, जो हमने एग्जांपल में 30,000 माइनस किया है ना, तो करना पहले तो हम क्या कर रहे थे, पहले हम हर साल यहाँ पे 10,000 माइनस किए जा रहे थे, एसेट अपने आप को 70,000 पे आ गई थी। अब यहाँ पे एसेट 1 लाख की पड़ी हुई है, जब सेल करेंगे एसेट में से वो 30,000 माइनस नहीं करना, अभी हमने किया थोड़ी हुआ है, वो 30 माइनस करेंगे तभी तो लॉस आएगा प्रॉपर 20,000 रुपए का। अगर मैं वही एग्जांपल लूँ तो 70 माइनस 50 20 करके, मैं एसेट को लेके ही नहीं आया, मेरी बुक्स में एसेट तो 1 लाख की है अभी, तो मैं एसेट में से वो टोटल 30,000 रुपया डेप्रिसिएशन का मैं माइनस करूंगा। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं फॉर क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, फॉर क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। और ये क्लोज किया जाएगा सिर्फ एसेट सोल्ड पे,
ये बात याद रखना। ये हमने कब करना है, अकाउंट कब क्लोज करना है, जब एसेट सेल हो जाएगी तब करना है। थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द एसेट इट विल कंटिन्यू टू अपीयर एट इट्स कॉस्ट प्राइस 1 लाख 1 लाख 1 लाख, कितने साल मर्जी। हमने एग्जांपल 3 साल की ली है। एसेट सपोज अगर 9 साल हमारे पास पड़ी है तो 9 साल बुक्स में 1 लाख रहेगी, माइनस प्रोविजन रहता है। और वो 10,000 है, वो प्रोविजन में अलग से ऐड होता रहेगा, वहां कितना बन जाएगा 90,000 रुपये 9 साल के बाद। एसेट एसेट की वैल्यू 1 लाख माइनस 90 10 ही रहेगी, दिखानी नहीं है। तब तक रखनी है जब तक एसेट सेल नहीं हो जाती। जब सेल हो जाएगी इकट्ठा ही उसको माइनस करना है। इकट्ठा माइनस करना मतलब उसका अकाउंट क्लोज करना। जब तक एसेट हम सेल नहीं करते हैं तब तक ये वाली एंट्री पास नहीं होगी। अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास 2 एसेट्स थी, एक 1 लाख वाली थी, एक 50,000 वाली थी, मैंने 1 लाख वाली बेची, मैंने 50,000 वाली नहीं बेची, तो ये मैं एंट्री कौन सी एसेट से करूंगा, 1 लाख वाली है। मैं 50 की नहीं करूंगा, अभी 50 मैंने बेची नहीं। मैं जब बेचूंगा मैं तब करूंगा। मेरी बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही? एसेट अपनी ओरिजिनल प्राइस पे ही रहेगी। एसेट को मैं उसकी कम वाली वैल्यू पे नहीं लेके आऊंगा जब तक कि मैं एसेट को सेल नहीं कर देता। अगर मैं एसेट को सेल कर देता हूं तब मैं लेके आऊंगा सेल करने से पहले। अगर मेरे पास मोर देन 1 एसेट्स हैं तो मैं उसी एसेट को लेके आऊंगा ओरिजिनल वैल्यू पे या बुक वैल्यू पे जिसको मैं सेल कर रहा हूं, दूसरी को मैं नहीं लेके आऊंगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए जब हम सम करेंगे तब हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? ये अकाउंट किस केस में क्लोज करना है, जिस केस में एसेट सेल हो रही। अगर 2 एसेट्स हैं सिर्फ उसी का क्लोज करना है जो सेल हो, दूसरी का नहीं करना है। ठीक, अब जब किसी भी चीज को हम अकाउंट्स में ना क्लोज करते हैं ना या ट्रांसफर करते हैं, अगर डेबिट किया हो तो क्रेडिट कर देते हैं, क्रेडिट किया हो डेबिट करते हैं। बड़ी सिंपल सी बात। यहाँ हमने क्या किया था, प्रोविजन को पहले क्रेडिट किया, अब क्या करेंगे, इसको डेबिट कर देंगे। अब डेबिट कर देंगे, प्रोविजन अकाउंट डेबिट कर देंगे, टू क्या करेंगे, टू एसेट करेंगे। एसेट क्यों करेंगे, वेरी गुड, एसेट क्यों करेंगे, क्योंकि एसेट की वैल्यू कम करनी है। एसेट क्रेडिट करेंगे तो ही तो कम होगी। टू दैट पर्टिकुलर एसेट अकाउंट। यहाँ अमाउंट कौन सी आएगी, मेन पॉइंट इज दिस, नो। अब फिगर बोलो, अमाउंट बोलो। 30 एक ही रह गई थी एक 70 थी, वो मैंने नो कह दिया। 1 लाख आ नहीं सकती थी, 30 रह गई थी। 30 नहीं, ये गलत होगा। अगर 2 एसेट होती क्या करते आप, एसेट्स 2 होती फिर आप क्या करते, निकालते ना, प्रोविजन से नहीं करते ना, अलग अलग निकालनी पड़ती ना। उस एसेट को निकालते ना जो हमने सेल की है ना। आपने यहाँ आंसर जो है मैं एग्जांपल के हिसाब से 30,000 ले रहा हूँ, बिल्कुल सही आंसर है। इस 30,000 को डिफाइन करिए, क्या है ये। मेरा क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ऑफलाइन वाले वेट करना, ऑनलाइन वाले आपका आंसर ही 30,000 है। यहाँ पे हम जब क्लोज कर रहे हैं प्रोविजन को, एसेट को नीचे लेके आ रहे हैं, हम 30 से लेके आ रहे हैं। डिफाइन दिस 30,000। 30 इज एन एग्जाम्पल। 30 क्या है इस केस में, मतलब अगर मैं पूछूं कि दिस एंट्री फॉर क्लोजिंग द प्रोविजन अकाउंट विल बी पास्ड विद व्हाट अमाउंट, व्हाट यू विल से 30,000। हर केस में 30 तो नहीं होगी, तो हमने एग्जांपल ली है, इसको डिफाइन करिए। डेप्रिसिएशन, कई आंसर्स बनते हैं डेप्रिसिएशन के। इन थर्ड ईयर 10,000 थी, एंड बाय थर्ड ईयर इट मींस एसेट कांट बी सोल्ड इन सेकंड ईयर, इट कांट बी सोल्ड इन फोर्थ ईयर, बाय थर्ड ईयर। थर्ड ईयर इज एग्जांपल। मेरे को डिफाइन करना है इसको। आपको क्या है, कौन से ईयर की है, सारे ईयर्स की प्रोविजन जो है। अगर एसेट्स 2 हों तो ये आंसर बन रहा है प्रेजेंट वाला। अगर एसेट्स 2 हों फिर तो वो नहीं आएगा, और फिर हम अलग अलग बिल्कुल डिफाइन कर दो। आपकी बात ठीक है, कैलकुलेशन आप ऐसे ही करोगे। अब मैं न्यूमेरिकल नहीं पूछ रहा हूँ, मैं थ्योरी पूछ रहा हूँ। इसको डिफाइन करो इस चीज को। अगर मैं ही आपको बता देता ना पहले, तो आपने 30 आंसर निकाल देना था। इसलिए मैंने आपका पॉइंट पकड़े, मैंने 30 निकाल दिए। मैंने कहा आप पूछो, बोलो अब क्या करना है। 30 है क्या, आप सोच के तो 30 है क्या एक्चुअली, उसको डिफाइन करना है आपको। वो तो बेटा 10,000 क्या था, वो भी तो प्रोविजन ही थी।
है तो एक्यूमुलेटेड, वर्ड तो आपने बड़ा सही बोला है बेटा। वर्ड तो वो बोल दिया जो मैंने भी करवाया भी नहीं है, लेकिन आंसर नहीं आया है ना। वर्ड आपने सही बोल दिया है। मैं बोल रहा हूँ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और ये बोल रही है एक्यूमुलेटेड, इसका नेम सेम ही होता है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, मीन्स डेप्रिसिएशन इज बीइंग एक्यूमुलेटेड ईच ईयर। 10,000, 20,000, 30 हो रही है ना, एक ही बात है। आंसर नहीं आया। मैंने पढ़ाया है प्रोविजन अकाउंट, आप पढ़ रहे हो एक्यूमुलेटेड अकाउंट, इसलिए आंसर नहीं आ रहा। हाँ जी, टोटल इनकम्प्लीट आंसर है, शुरू हो गया आंसर आना। टोटल प्रोविजन, आंसर आना शुरू हो, टोटल वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। आधा आंसर आ गया है, अब इसे कंप्लीट कर दीजिए प्लीज। यस, अब प्रोविजन वर्ड चेंज कर दीजिए, ऑलमोस्ट कंप्लीट। शी सेड टोटल प्रोविजन ऑन द एसेट सोल्ड, प्रोविजन वर्ड को रिप्लेस कर दीजिए, आंसर तकरीबन आ चुका है। टोटल डेप्रिसिएशन, यस, it is the total depreciation on the asset sold. Now what is the meaning of total depreciation? It is the depreciation charged on that asset throughout the life. लाइफ ही होगी, लाइफ में जब से परचेज की थी तब से लेकर जब सेल की, नहीं, ठीक है। तो ये अमाउंट कौन सी है? डोंट से 30,000, इट इज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन द एसेट सोल्ड थ्रू आउट इट्स लाइफ। एम आई क्लियर? मैंने इसको आपके आंसर को रिफाइन कर दिया थोड़ा सा, आंसर आपका आ गया था। आंसर आपने कुल मिला के ना यहाँ वहां करके आपने दे दिया है, मैंने इसको रिफाइन किया है। ये एंट्री किस अमाउंट से पास होगी? इट विल बी द टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन विच एसेट? एसेट सोल्ड, साथ में लिखना है एसेट्स नहीं, एसेट्स तो अनसोल्ड पड़ी होंगी हमारे पास। टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन एसेट सोल्ड थ्रू आउट इट्स लाइफ, दैट इज फ्रॉम डेट ऑफ परचेज टिल डेट ऑफ सेल। आंसर इज कंप्लीट नाउ, ठीक है। यहाँ पे वो अमाउंट आएगी, बिकॉज ये एंट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये एंट्री नहीं पास करोगे आंसर नहीं आपका, प्रॉफिट लॉस आ ही नहीं सकता। इसके बाद हम अब सेल की एंट्री पास करेंगे। सेल की एंट्री वो भी 3 केसेस लगे, सेम पार प्रीमियम, सॉरी प्रीमियम वर्ड यूज नहीं करते हैं यहाँ +1 में। पार, प्रॉफिट और लॉस। पार मीन जब जितने की एसेट है उतने की सेल कर दी गई, लॉस मीन कम पे की गई, और प्रॉफिट मीन ज्यादा पे की गई, ठीक है। ये कम ज्यादा किससे कंपेयर करना है? बुक वैल्यू के साथ। तो यहाँ 1 लाख -30 करके 70 आएगी, 70 से कंपेयर करना है। ये पॉइंट सेम है जो हम पहले कर चुके हैं। मीन्स डिफरेंस क्या रहा एंट्री में? ये एंट्री भी सेम ही, डिफरेंस क्या रहा? एक इस एंट्री में डिफरेंस रहा, जो हम पहले कर रहे थे डेप्रिसिएशन टू एसेट, अब हम कर रहे हैं डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन। एक ये वाली एंट्री जो है ये ऐड हो गई आपकी क्लोज करने वाली, बिकॉज हम पहले साथ साथ माइनस करे जा रहे थे, यहाँ हमें डेट ऑफ सेल पे जाके माइनस करना पड़ेगा, ठीक। अब इससे पहले जो हम कर रहे थे डेट ऑफ सेल पे जाके 3 स्टेप्स याद है? क्या क्या कर रहे थे जब हम सेल करते थे? सेल से पहले हम क्या करते थे? सेल से पहले हम करंट ईयर को डेप्रिशिएट कर लेते थे, करंट ईयर की डेप्रिसिएशन ये हम चार्ज करते थे, ऐसे ही था, है ना। करंट ईयर मींस जिस साल हम एसेट को सेल कर रहे हैं उस साल में अगर एसेट यूज हुई है, 3 महीने हुई है, 6 महीने हुई है, वो हम चार्ज करते। इसके बाद हम क्या करते थे? पहले हम सेल की एंट्री पास करके उसके बाद प्रॉफिट लॉस निकालते थे। अब यहाँ पे क्या होगा? व्हेन प्रोविजन अकाउंट इज बीइंग मेंटेन्ड, इसके बाद हम एक और स्टेप लेंगे। पहला स्टेप तो हो गया करंट ईयर की डेप्रिसिएशन का, उसके बाद सेकंड स्टेप हो गया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्लोज करने का। ये एंट्री पास करेंगे, क्योंकि ये एंट्री भी एक बार ही होनी है, डेट ऑफ सेल पे जाके होनी है, ठीक है। जो हमारे 3 स्टेप्स बन रहे थे पिछले मेथड्स में, जब हम एसेट को सेल कर रहे थे, अब 4 बन जाएंगे। वो तीनों सेम रहेंगे, करंट ईयर डेप्रिशिएट करके, उसके बाद प्रोविजन अकाउंट हम क्लोज करेंगे, उसके बाद हम सेल की एंट्री पास करेंगे, उसके बाद हम प्रॉफिट या लॉस निकाल देंगे। एक ये वाली चीज जो है इसमें सेकंड वाला स्टेप वो ऐड हो गया है। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है। मीन्स हमने करना क्या है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्लोज करना, मतलब ये एंट्री पास करना, एसेट में से वैल्यू टोटल माइनस कर देना। पहले हम हर साल कर रहे थे, हमें यहाँ जरूरत ही नहीं पड़ी। अब हम हर साल नहीं कर रहे, अब यहाँ जरूरत पड़ेगी। थ्योरी पहले आपके माइंड में होगी, तभी हम न्यूमेरिकल्स जो है वो कर पाएंगे। ये चीज करनी है, जब सम आएगा तब हमने कर ली। कंसेप्ट समझ आ रहा है? ठीक है, चलिए। दो किस केस में? 2 एसेट्स होंगी नहीं, अकाउंट एक ही बनेगा।
अकाउंट एक ही बनेगा, उस पर उतनी अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे, वहां उसको क्लोज कर देंगे, बाकी पड़ी रहेगी। ऐसे नहीं होगा, दिस इज देयर विल नॉट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मशीनरी 1, ऐसा पूछ रहे हो ना, और मशीनरी 2 नहीं। प्रोविजन फॉर अकाउंट एक ही बनेगा, सारी वहीं पे ही रहेंगी, वहां हम दिखा देंगे ना ये मशीनरी 1 की है, ये मशीनरी 2 की है। जब क्लोज करनी होंगी, से मशीनरी 1 सेल करे तो मशीनरी 1 की अलग कर लेंगे, उससे क्लोज कर देंगे। कैलकुलेशन ही करनी है फॉर एवरी एसेट, वी कांट अफोर्ड कि हम अलग अलग अकाउंट बनाएं। अब बड़े बिजनेसेस कंपनीज के पास तो बहुत एसेट्स होती हैं, बड़ी मशीनरीज होती हैं, और सिर्फ ये मशीनरी पे थोड़ी होता है, मोटर व्हीकल पे भी है, फर्नीचर पे भी है, कंप्यूटर्स पे भी है, बिल्डिंग पे भी है, हर जगह पे हो रही डेप्रिसिएशन। इतनी सारी एसेट्स होंगी, इतनी सारी आगे सब एसेट्स होंगी। मशीनरी मशीनरी एक थोड़ी होगी, से 100 मशीनरी कंपनी के पास, 100 कौन बनाएंगे, है ना। फर्नीचर है, कंप्यूटर्स हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, मोटर व्हीकल्स हैं, अकाउंट एक ही बनेगा, वहां मेंशन कर देते होते हैं कि ये मशीनरी का है, ये फर्नीचर का है, ये इसका है, और जो वो पार्ट सेल कर दिया जाए उतना पोर्शन अलग कर देते हैं, यहाँ एंट्री पास कर देते हैं, बाकी रह जाता है। ठीक है, तो हम सम करेंगे अब, सम नंबर 14। He says following balances appear in the books of Rama Brothers on 1st April 2016। अब यहाँ पे देखिए उसने बैलेंसेस की ओपनिंग डेट दे दी 1st April 2016 या 1st जनवरी दी हो, जो भी दिया हुआ ना। यू कांट आस्क, सर हमें बताया नहीं गया कि अकाउंट्स का क्लोज हो रहे हैं। अगर आपको ओपनिंग डेट दी हुई, इट मीन इसके पिछले दिन क्लोजिंग डे था हमारा। एक 1st April 16 इज द ओपनिंग डे, इट मीन्स कि अकाउंट्स जो है वो 31st मार्च क्लोज हो रहे हैं। इट इज एन इंडिकेशन, है ना। Machinery account was there worth rupees 80,000 and provision for depreciation account was there worth rupees 36,000। एक चलता हुआ सम आ रहा है, चलता हुआ सम है, पुराने बैलेंसेस दिए हुए हैं ना। यहाँ ये नहीं कहा गया कि मशीनरी परचेज की गई है ना। सपोज मशीनरी 4 साल पहले परचेज की गई थी, ये चौथे साल के 5वें साल के बैलेंसेस दिए हुए हैं हमें, सम स्टार्टिंग से नहीं है ये वाला। He says on 1st April 16 means same date, they decided to sell a machine for rupees 8,700। This machine was purchased for rupees 16,000 in April 2012. Prepare the provision for depreciation account and machinery account on 31st March 17, assuming the firm has been charging depreciation at 10% per annum on straight line method। ओपनिंग कब है, ओपनिंग ये डेट कौन सी दी हुई है, 1st April 16। एंड ही सेज प्रिपेयर प्रोविजन अकाउंट एंड मशीनरी अकाउंट एज ऑन 31st March 17। सिर्फ एक साल का पूछा गया है, अगर आप नोट कर रहे हो तो, है ना। वैसे ये सम कैसे बनता है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, सपोज 5th ईयर। इसने पहले 4 साल 3 साल जितने से सब छोड़ दिए, इसने सिर्फ ईयर ऑफ सेल वाला दिया हुआ। ठीक है, ईयर ऑफ सेल से पहले हमारे पास क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस, डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग बैलेंस, यही होता है। उसने वो सारा सम कर दिया। तो आइडिया बिहाइंड इज कि आपको लास्ट ईयर में जा करना क्या है वो चल जाए पता। ठीक है, इट डजंट मीन कि सम ऐसे ही आएगा, सम स्टार्टिंग से भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एक हम वैसे वाला सम भी कर लेंगे। ठीक, अब दोनों अकाउंट बनने हैं, दोनों अकाउंट हम साइमल्टेनियसली चलाएंगे। पहला है आपका मशीनरी अकाउंट, देन है आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। फॉर्मेट इज सेम, साइड्स आर सेम। सबसे पहले ऐसे वाले सम में आपने क्या करना है, ओपनिंग बैलेंसेस लेने सबसे पहले। ओपनिंग बैलेंसेस 1st April को मशीनरी का 1st April 16 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000 एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आएगा, बिकॉज हमने अभी बात करी ये लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ₹36,000। ओपनिंग बैलेंस के सबसे पहले डाल देने हैं, बिकॉज कोई भी ईयर नहीं शुरू करना हो, पहले पुराने क्लोजिंग बैलेंसेस जो हैं दे आर ब्रॉट फॉरवर्ड। मशीनरी एसेट है डेबिट साइड,
प्रोविजन लायबिलिटी है क्रेडिट साइड, ओपनिंग बैलेंस आ गया। अब वो कहते हैं ऑन 1 अप्रैल दे डिसाइडेड टू सेल अ मशीन, सेल करने की बारी आ गई। अब सीधा ही सेल करने से पहले फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं हम, उसको डेप्रिशिएट करते हैं फॉर द पीरियड फॉर विच इट हैज बीन यूज्ड, वेदर इट हैज बीन यूज्ड इन द करंट ईयर और नॉट। व्हाट इज डेट ऑफ सेल, 1 अप्रैल 16, सेम डेट है, ठीक है, और यही हमारी ओपनिंग डेट है। इट मीन्स द एसेट हैज नॉट बीन यूज्ड इन द बिजनेस फॉर दिस ईयर, सो नो डेप्रिसिएशन। फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया। सेकंड कौन सा है, क्लोज करने का पॉइंट। अब क्लोज किससे करना है हमने, जिस एसेट को सेल किया गया। आपने अभी कहा ना इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन द एसेट सोल्ड। एसेट सेल उसने 80 वाली नहीं करी, वो कहता है, लाइन पढ़िए दोबारा, वो कहता है दिस मशीन वाज परचेज फॉर 16,000 इन अप्रैल 2012, 16 वाली सेल करी है। कैन वी से कि एक 16,000 प्लस 64,000 है, पहले ऐसा जैसे हम करते थे पहले। दिस 80,000 इज, उसमें एक मशीनरी 16 वाली थी, एक 64 वाली, ये सोल्ड है। हम ऐसे ही कर रहे थे ना पहले, एसेट सोल्ड की वैल्यू अलग ले लेते हैं ना हम। M1 कल की है सम, M1.1 M1.2 है ना। जो 80,000 की मशीनरी है, एक 16 की थी, एक 64 की थी। कहता 16,000 वाली एसेट को हमने सेल कर दिया। 16,000 की एसेट परचेज कब की थी, अप्रैल 12 में। सेल कब कर रहे हैं, अप्रैल 16 में। टोटल डेप्रिसिएशन निकालनी है हमने, 16,000 की टोटल डेप्रिसिएशन 10% कितना बनता है, 1600। हम कितने साल यूज की हमने, 12 से 13, 13 से 14, 15, 16, 4 साल यूज किया, तो इंटू 4, 6400। दिस इज द अमाउंट ऑफ टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन द एसेट। हमने 1600 से नहीं करना है, राइट फ्रॉम परचेज डेट टिल सेल डेट। परचेज ने बता दी है अप्रैल में की थी, अप्रैल से लेकर 12 से अप्रैल 16 तक 4 साल बनते हैं, 64 में। इससे एंट्री ये पास करनी है, क्लोज करने वाली एंट्री क्या है, एंट्री क्लोज करने की एंट्री क्या है, प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। और यहाँ हम प्रोविजन भी खोलने हैं, एसेट भी खोलने हैं, तो ये एंट्री दोनों अकाउंट्स में आएगी अब, है ना। प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, तो 1 और 16 को प्रोविजन में टू मशीनरी 6400 और मशीनरी में बाय प्रोविजन 6400। सेकंड स्टेप भी हो गया। थर्ड स्टेप क्या है, सेल का स्टेप सेम रहेगा जैसे पहले करते थे। सेल कितने पे की है, कितने, 87 पे, 87 पे। अब प्रॉफिट लॉस निकाल लेंगे। प्रॉफिट लॉस कैसे निकालेंगे, 16,000 की एसेट माइनस डेप्रिसिएशन टोटल 6400, 9600 इज बुक वैल्यू। सेल करी 8700 पे, 900 रुपए का लॉस, तो बाय लॉस ऑन सेल 900। खत्म हो गया काम, ठीक है। अब क्या करना है हमने, इसको बैलेंस करना है। बैलेंस करने से पहले क्या करेंगे, इसको डेप्रिशिएट करेंगे। लेकिन डेप्रिसिएशन आपको पता है हम एसेट में नहीं लगाते, इसको हम सिंपल बैलेंस कर देंगे। 31 मार्च 17 को हम लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस आ गया आपका 64,000 का, ये अकाउंट क्लोज कर देंगे। जो 64 को डेप्रिशिएट करना है उसकी एंट्री हम क्या पास करते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन अकाउंट। इस मेथड में वी डोंट पास द एंट्री डेप्रिसिएशन डेबिट टू एसेट, हम पास करते हैं डेप्रिसिएशन डेबिट टू प्रोविजन अकाउंट। तो यहाँ नहीं आएगी डेप्रिसिएशन, यहाँ तब आएगी जब सेल हो जाएगी। ये देखिए, अगर अनसोल्ड मशीनरी पड़ी है उसकी यहाँ पे आएगी डेप्रिसिएशन। एंट्री बन रही है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन अकाउंट, तो प्रोविजन में क्रेडिट साइड पे 31 मार्च 17 को बाय डेप्रिसिएशन कितनी एसेट पे, रिमेनिंग एसेट पे जो नहीं सेल करी, 64,000 का 10%, 6400। जब इसको हम बैलेंस करेंगे 31 मार्च 17 को, तो ये बाई चांस सेम ही आ रहा है 36,000। बाई चांस सेम आएगा, जरूरी नहीं कि सेम आएगा हर बारी, ठीक है। जो ये पोर्शन हमने किया है ना, दिस पोर्शन इज फॉर एसेट सोल्ड ओनली। जो बाकी हमारे पास बच की मशीनरी 64,000 वाली, इसको डेप्रिशिएट करना है सारे साल के लिए, लेकिन डेप्रिशिएट करते वक्त यहाँ नहीं लगानी है, यहाँ लगानी है। पहले एंट्री पास कर रहे थे डेप्रिसिएशन डेबिट टू एसेट अकाउंट, अब आप पास कर रहे हैं डेप्रिसिएशन डेबिट टू प्रोविजन अकाउंट।
प्रोविजन में आएगी, बिकॉज एसेट इज अनसोल्ड तो यहाँ पे आएगी, जब सेल हो जाएगी तब इकट्ठी यहाँ पे जाएगी। जैसे यहाँ पे इसकी एसेट की पर ईयर थी डेप्रिसिएशन 1600 की, हमने इसको 4 साल की सेल की है, 4 साल यहाँ रखा होगा, इसमें होगा इस बैलेंस में। जब चौथा साल आया उसको सेल कर रहे हैं, देखिए हम इकट्ठा ही उसको माइनस कर रहे हैं 6400 के साथ, 16 से नहीं कर रहे, टोटल डेप्रिसिएशन जो है वो। ठीक है, ये करो। और इसको, इसका एक सेम सम है आपका 15th सम, ये आपका होमवर्क है, ये आप करना, ऐसे ही स्टेप्स लेके इस सम की हेल्प ले लेना। अगर आप सोचते हो इसके बिना कर लोगे तो डिफिकल्ट हो जाएगा, आप इसी सम की हेल्प लेना, सेम स्टेप्स फॉलो करना। और यहाँ भी करंट ईयर की डेप्रिसिएशन नहीं है, बिकॉज जो एसेट है वो सेल की गई है फर्स्ट डेट को ही, सारा कुछ सेम है, सिर्फ अमाउंट का फर्क आएगा आपका हो सकता है। ठीक है, यही स्टेप्स फॉलो करना। जब आप पहले इस सम को देख लेना जो हमने अभी किया है 14 सम को, उसके बाद 15 से करना, उसके बाद हो जाएगा। ठीक है, ये तो कल तो हम है ही करेंगे, कल तो दोबारा कर लेंगे इस सम को। ठीक, ये स्क्रिप्ट पॉइंट है तो पूछ लीजिए बेटा। जब खुद करोगे ना तब मिस्टेक्स होनी है और तब लर्न करोगे आप। अभी आपको या तो लगेगा कि आ रहा है, समझ आ रहा है, या लगेगा कि बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। जिसको ये लग रहा है कि बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, आई एम वेरी मच होपफुल कि उसको पिछला भी नहीं आता हो, इसीलिए उसको ये समझ नहीं आ रहा है। बिकॉज पिछले मेथड में और इस मेथड में एक एंट्री का डिफरेंस है, एडिशनल है, एक एंट्री का चेंज है, बाकी सारा कुछ वही। अगर आपको बिना प्रोविजन वाला मेथड आता है तो प्रोविजन वाला मेथड आने के चांसेस ज़्यादा है ना। अगर आपको पिछले मेथड नहीं आते हैं वो भी कर लीजिए, उसके बाद ये करिए। डोंट थिंक कि वो आता नहीं है ये आ जाएगा, ये नया मेथड शुरू किया, चाहे नया है लेकिन रिलेटेड उससे ही है, वो आता होगा, ये उसकी ही एक्सटेंशन है आगे, वो मेथड खत्म नहीं हुआ, वो चलता रहा मेथड, आप देखिए है ना, वो नहीं खत्म हुआ है मेथड। तो आप पहले वो करिए फिर ये करिए। जिसको वो आता है उसको भी यहाँ प्रॉब्लम्स आ सकती है, आएंगी। जब आप इस सम को घर जाकर दोबारा करोगे, चाहे देख के ही करना है, एक बार स्टेप समझ के, अमाउंट्स देख के करना, कैलकुलेट खुद करना, सम करना खुद ही, आगे ये रख लेना। और उसके बाद आप सम में 15 करोगे, आपकी मोर देन 75% डाउट्स निकल जानी है, क्योंकि सम ही सेम है, अमाउंट्स का डिफरेंस है, डेट्स का डिफरेंस है। ठीक है, उसके बाद जब कल हम इसको फिर रिपीट करेंगे, अगले वाला सम करेंगे तो आपका डाउट सारे हो जाएंगे, है ना। फर्स्ट लेक्चर में बहुत ही बारी समझ नहीं आता होता, बहुत ही बार नहीं आता होता, कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, क्यों कर रहे हैं और कब करना है ये समझ आ जाए, क्या करना है वो सम जब करते रहेंगे तो आ ही जाएगा, है ना। ठीक है।